हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग जो कि जे साइंस सिलेबस के अनुसार जो पढ़ रहे थे साइंस का सिलेबस, उसमें से अध्याय 1 और अध्याय 2 कंप्लीट हो चुका है। जिसने नहीं देखे हैं वह चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय 3 शुरू करेंगे, आसपास की वस्तुएं। देखिए, आसपास की जो वस्तुएं है यह जो है अध्याय 2 से जुड़ा हुआ है बिल्कुल, कि जो आसपास की वस्तुएं देखते हैं या फिर पदार्थ, ठीक है। वस्तुएं और पदार्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग देखेंगे। तो वस्तुएं जो है उसमें से दैनिक उपयोग की सामग्री भी आ जाएगा, विभिन्न प्रकार के पदार्थ भी आ जाएगा, इसमें पदार्थों का पृथक्करण भी आ जाएगा। उसके बाद है आसपास की वस्तुएं, यानी कि आसपास की वस्तुएं, इन तीनों का जो टॉपिक है सभी सम्मिलित रूप से है। तो जैसे कि दैनिक जीवन, दैनिक उपयोग की सामग्री या फिर विभिन्न प्रकार के पदार्थ देखे थे, तो उसी में आसपास की वस्तुएं में भी हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे कि क्या है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कि दैनिक उपयोग की सामग्री या फिर विभिन्न प्रकार के पदार्थ में हम लोग क्या देखे थे, कि यह जो है मुख्य रूप से केमिस्ट्री साइंस से संबंधित है, जो कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है। इसका टॉपिक था अम्ल, अम्ल क्षारक और लवण। इसका भी हम लोग कंप्लीट देखिए, अम्ल क्षारक एवं लवण इस टॉपिक में पढ़े हैं। उसके बाद अम्ल क्षारक लवण का डेली यूज में क्या क्या होता है ये भी देखिए हम लोग, ठीक है। उसके अलावा कि इसमें जो दैनिक उपयोग की सामग्री में रेशे और प्लास्टिक भी आते हैं, जिसमें से प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत कपास, ऊन, रेशम ये सभी आते हैं। संश्लेषित रेशे जो है रेयन, कृत्रिम, ये सभी आए थे। प्लास्टिक, इसमें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग दो याद रखना है कि थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत पॉलीथीन या पीवी, थर्मोसेटिंग के अंतर्गत जो है वो बेकेलाइट और ये है मेलामाइन, है ना। इस प्रकार से मतलब की पॉइंट से पढ़ के आगे बढ़िए और आपको याद करने में जो है वो आसानी होगा। उसके अलावा दैनिक उपयोग की सामग्री में धातु एवं अधातुओं का दैनिक उपयोग भी देखे थे, जिसमें कि लोहा और स्टील, एल्युमिनियम और तांबा और धातुएं, इन सभी का जो है कहाँ कहाँ यूज होता है, किस फॉर्म में, उनको भी हम लोग देखे थे, जैसे आयोडीन, क्लोरीन, फास्फोरस। उसके बाद फूड प्रिजर्व, है ना, खाद्य परिरक्षक को भी देखे थे कि भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले यह रसायन है, जिसमें सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, तेल और सिरका ये सभी आते हैं। पांचवा देखे थे जल और मृदा शोधन में, जिसमें फिटकरी, बुझा हुआ चूना और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री में देखे थे दवाएं, कॉस्मेटिक्स और कुछ एथेंसिया, है ना, जो कि चिकित्सा कार्यों में बेहोश करने के लिए दिया जाता है, जैसे क्लोरोफॉर्म या नाइट्रस ऑक्साइड का यूज। फिर एंटीसेप्टिक। तो इस प्रकार से हमारे दैनिक उपयोग की सामग्री में हम लोग देखे थे ये सभी। उसके बाद पदार्थों का पृथक्करण में देखे थे कि जब दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, मिश्रण हो जाते हैं, तो उसको किस विधि से अलग करते हैं, है ना। तो इसका अलग अलग पृथक्करण की विधियां हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो जो भी अनुपयोगी अवयव है उसको दूर करने के लिए, हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए, फिर शुद्ध पदार्थ या उपयोगी घटकों को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार ठोस से ठोस का पृथक्करण देखिए, थ्रेसिंग, निष्पावन और चालन। फिर अघुलनशील ठोस का द्रव में पृथक्करण भी देखे थे, जिसमें कि अवसादन है और निस्तारण है और निस्यंदन है ना, यानी कि फिल्ट्रेशन। फिर घुलनशील ठोस का द्रव से पृथक्करण, जिसमें से वाष्पन, संघनन और कुछ अन्य पृथक्करण भी हम लोग देखे थे। चुंबकीय पृथक्करण भी देखे, लोथ देखे, नमक और कपूर का उत्पादन का, यानी कि सब्लिमेशन का, जो कपूर है, और दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से जो है आसपास की वस्तुएं, पदार्थों का पृथक्करण और विभिन्न प्रकार के पदार्थ, ठीक है। यहाँ पर आज का टॉपिक क्या है कि हमारे आसपास के वस्तुएं या फिर पदार्थ। तो पदार्थ और वस्तु में थोड़ा सा पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि पदार्थ या मैटर या सब्सटेंस क्या है। तो यह वह मूल सामग्री है जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है ना, यानी कि पदार्थ का डिफिनेशन क्या है, जिसका कोई निश्चित द्रव्यमान है और जो स्थान घेरती है। यह किसी भी रूप, आकार या बनावट में हो सकती है, उदाहरण लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, कांच आदि। ये पदार्थ का डिफिनेशन है। लेकिन वस्तुएं यानी कि ऑब्जेक्ट या फिर थिंग क्या है,
जब किसी पदार्थ को, देखिए पदार्थ में मतलब क्या देखें कि जिसका एक निश्चित द्रव्यमान और जो स्थान गिरती है, लेकिन वस्तु में हम लोग क्या देखेंगे कि जब किसी पदार्थ को एक निश्चित आकार, रूप और उपयोगिता दी जाती है, ठीक है, एक निश्चित आकार तो है, रूप तो है, लेकिन उसकी एक निश्चित उपयोगिता भी दी जाती है ना, यानी कि यूज किस किस काम में यह पदार्थ जो है यूज किया जाता है, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। एक रूप और उपयोगिता दी जाती है तो वह वस्तु बन जाती है। वस्तु एक विशिष्ट नाम और काम होता है, यानी कि कोई भी पदार्थ जो है उसका एक विशिष्ट नाम होगा और एक उसका विशिष्ट काम होगा कि यह वस्तु जो है उसी काम के लिए यूज होता है, तो वह वस्तु है। उदाहरण के लिए कुर्सी, मेज, गिलास, खिलौना आदि। इसको और उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि जैसे पदार्थ जो है, लकड़ी जो है एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें द्रव्यमान है और वह स्थान घेरती है। लेकिन इन लकड़ियों से क्या बन रही है, वस्तुएं बन रही है, जैसे कुर्सी, मेज, दरवाजा etc। और कुर्सी जो है वह एक निश्चित विशिष्ट नाम है कुर्सी, और इसका एक विशिष्ट काम है कि कुर्सी जो है वो बैठने के लिए। मेज का भी एक विशिष्ट काम है, दरवाजा भी एक विशिष्ट काम है। तो इस प्रकार से पदार्थ और वस्तुएं में हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे लोहा, लोहा एक पदार्थ हो गया। लोहा की जो वस्तुएं बनती है, कील, कुल्हाड़ी, तवा, पुल etc, है ना, जो कि विशिष्ट नाम हो गया और विशिष्ट कार्य भी हो गया। प्लास्टिक की बाल्टी है, बोतल है, खिलौना है etc, है ना। बाल्टी एक निश्चित नाम है, विशिष्ट नाम है और विशिष्ट काम है। खिलौना विशिष्ट नाम है, विशिष्ट काम है। बोतल विशिष्ट नाम है और विशिष्ट काम है। तो इस प्रकार से पदार्थ और वस्तुओं में अंतर देख चुके हैं। वस्तुएं हमारे आसपास की वस्तु, दैनिक जीवन की उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पृथक्करण, ये सभी चैप्टर जो है आपस में सम्मिलित है। जब इतना हम लोग पढ़ ही लिए तो जो आसपास की वस्तुएं हैं उनमें से कुछ परिवर्तन होता है, उन परिवर्तन को भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि जो है एग्जाम में किसी भी पॉइंट से जो है क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत ही कम रहे। एक यदि कुछ ज़्यादा ही पढ़ ले तो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, बाद में एग्ज़ाम हॉल में ये पछतावा ना हो कि काश ये भी पढ़ लेते, ठीक है। इसीलिए हम लोग काश नहीं लगाएंगे, आप हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं कि जो भी वस्तुएं हैं उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा भौतिक और दूसरा हो जाएगा रासायनिक, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में हम लोग देखते हैं कि जब किसी पदार्थ के आकार, माप, आयतन, रंग और अवस्था जैसे गुणों में परिवर्तन होते हैं तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसका बस आकार, माप, आयतन, रंग और अवस्था के गुणों में परिवर्तन होता है ना। और इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। और यह जो है सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब होता है कि पुनः अवस्था में लाया जा सकता है, क्योंकि इससे कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था, इसका बस आकार चेंज हो रहा है, अवस्था चेंज हो रहा है और रंग चेंज हो रहा है, आयतन में चेंज हो रहा है। तो नया पदार्थ नहीं बनने के कारण जो है यह उत्क्रमणीय हो सकते हैं, यानी कि यह पुनः अवस्था में लाया जाता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसका उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि कागज का टुकड़ा करना, ठीक है, कोई नया पदार्थ नहीं बना, उससे फिर जुड़ के कागज बनाया जा सकता है। लोहे को गर्म करना, फिर ठंडा हो जाएगा। नमक या चीनी का पानी में घुलना, जल का वाष्प बनना, बर्फ का पिघलना और रबड़ का खींचना आदि, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन। एक और इसमें याद रखना है भौतिक परिवर्तन में कि मोमबत्ती का पिघलना, है ना, पिघलना भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन मोमबत्ती का जलना जो पूछेगा वह रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे आसपास की वस्तुएं हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन भौतिक परिवर्तन देखे। दूसरा हम लोग देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, इसमें नया पदार्थ बनेगा और वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणों में परिवर्तन आ जाता है ना, और नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और यह सामान्यतः जो है अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि इसको पुनः अवस्था में नहीं लाई जा सकती है, जबकि भौतिक परिवर्तन क्या था, पुनः अवस्था में लाया जा सकता है और यह उत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय
होते हैं। इसका उदाहरण से हम लोग समझेंगे, जैसे लोहे में जंग लगना है ना, एक बार ऑक्सीजन और जल की संपर्क में आने के बाद वो जंग लग जाती है, फिर उसका फॉर्मूला ही बदल जाती है ना। जैसे कि देखिए, लोहा ऑक्सीजन और जल की संपर्क में आया तो यह का क्या बनाया, आयरन ऑक्साइड, और यही आयरन ऑक्साइड जो है वो जंग का फॉर्मूला है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग और भी याद कर सकते हैं कि आयरन का यानी जंग लगने का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। चूँकि हम लोग लेवल 2 का दे रहे हैं 6 to 8 का, उसमें से 6 to 10 तक का जो है सिलेबस है ना। तो यह फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको मतलब थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है लेवल 1 की तुलना में। तो जंग लगने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe2O3। और जब लोहा जब जंग लग जाती है तो वह उसमें किस मतलब भूरे रंग की परत से जम जाती है। तो यहाँ पूछेगा किस रंग की परत जम जाती है, तो भूरे रंग की, है ना, यानी कि ब्राउन रंग की परत जम जाती है। अच्छा, जब लोहा में जंग लग जाती है तो इसको हटाने के लिए यानी कि क्या क्या यूज़ करते हैं। जब लोहे की वस्तुएं जैसे चाकू, हथौड़े, पेचकस, जहाज या कार ऑक्सीजन या हवा की अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगता है ना। देखो, लोहे की जैसे हम लोग गेट लगाते हैं, उसमें पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, तो उसमें जो है वो जंग नहीं लगते हैं। तो इसीलिए जंग से बचाने के लिए क्या क्या यूज़ है, पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाना। दूसरा हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन, इसी को क्या कहेंगे, यशद लेपन। गैल्वेनाइजेशन क्या होगा कि लोहा के ऊपर जो है जिंक, है ना, जिंक अथवा क्रोमियम की जो है वो परत चढ़ाई जाती है। जैसे लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता की परत चढ़ाने के प्रक्रम को ही क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो यह लोहे के जंग से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है, पेंट, ग्रीस और गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में होता है ये क्रोमियम अथवा जस्ता लोहे के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो ये था रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना। दूसरा उदाहरण हो जाएगा भोजन का पाचन, फलों का पकना। और रासायनिक परिवर्तन में जो है निम्न घटनाएं हो सकती है। मीन्स क्या क्या हो सकती है, इसमें रंग में परिवर्तन हो सकता है, किसी गैस का बनना यानी कि गैस बन रही है ना, ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी नई गंध का बनना, या फिर ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण। ठीक है, तो इन सभी को जो हमारे आसपास के पदार्थ या फिर वस्तुएं देखे हैं उनमें जो है परिवर्तन होता है। परिवर्तन दो प्रकार के, भौतिक और रासायनिक, और इस प्रकार से हम लोग दैनिक जीवन में उसका उदाहरण भी देखें कि किसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पदार्थ के बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि मैं बताई हूँ कि 10th तक सिलेबस है आपका, तो ये क्लास 9th का चैप्टर 1 है केमिस्ट्री में, हमारे आसपास के पदार्थ। क्योंकि पदार्थ और वस्तुओं में हम लोग डिफरेंस देखें थोड़ा सा है ना, पदार्थ से ही वस्तुएं बनती है। तो थोड़ा सा पदार्थ के बारे में भी जान लेते हैं कि पदार्थ क्या है। वह सब कुछ जो स्थान घेरता है यानी कि आयतन होता है और जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। यहाँ तक तो हम लोग देखे थे, पदार्थ के उदाहरण भी देखे, हवा, पानी, पत्थर, पौधे, लोहा आदि। ठीक है, प्राचीन भारतीय दर्शकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था, जिन्हें क्या है, पंचतत्व कहा जाता है ना। कि प्राचीन समय में पदार्थ को भारतीय दार्शनिकों ने 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था, जिन्हें क्या कहेंगे, पंचतत्व कहेंगे। ठीक है, वह पंचतत्व क्या है, याद रखना, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। क्या क्या है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, अब पदार्थ के कुछ थोड़ा सा भौतिक गुण देख लेते हैं कि पदार्थ के क्या गुण हैं या विशेषताएं हैं। तो पदार्थ के भौतिक गुण होगा कि पदार्थ जो है वह कणों से बना होता है, यानी कि पदार्थ निरंतर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा होगा पदार्थ के कण जो है वह अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी कि ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। कहने का मतलब है कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, माना कि ये पेन है, ये क्या है, स्थान घेरता है,
आयतन होता है और इसका कुछ द्रव्यमान है। लेकिन यह पदार्थ पेन जो है यह भी कुछ कण से मिलकर बना होता है, यानी कि इसको जब विभाजित करेंगे, तोड़ेंगे, तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि इसको और विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। यह पदार्थ जो है, यह पेन जो है वो किस चीज़ों से बनी हुई है, जैसे दिख रहा है कि प्लास्टिक है ना, लेकिन इस और इतने छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं कि उसको हम लोग अपने आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसकी कुछ पदार्थ के कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे पदार्थ के कणों के बीच जो है वह रिक्त स्थान होता है ना। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान कैसे होता है, जैसे पानी में नमक या चीनी घोलने पर वे रिक्त स्थानों में समावित हो जाते हैं, है ना। पानी में जैसे चीनी और नमक घोलते हैं तो कैसे उसमें पानी में समाहित हो जाते हैं, कैसे पानी में घुल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि पदार्थ के बीच जो है वो रिक्त स्थान है, जिसके कारण वो अपने रिक्त स्थान में चीनी या नमक को पूर्ति कर लेते हैं, है ना, अपने आप को घोल लेते हैं, समावेशित हो जाते हैं। तो इस प्रकार पदार्थ के कण की विशेषता है। दूसरा विशेषता है इसकी, पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं, है ना, यानी कि लगातार जो है वो गतिशील होते हैं। जैसे कणों में गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि इसका हो जाएगा कि तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज हो जाती है। जैसे पानी को यदि गर्म करेंगे तो तापमान बढ़ा, तो तापमान बढ़ने से उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना। इसीलिए कह रहा है कि पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा हो जाएगा इसका कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, आकर्षित करने का मतलब, यदि पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा तो यह पदार्थ जो है मिलकर, जो भी पदार्थ मिलकर बना है, जो भी कण मिलकर बना है यह पेन, तो ये आपस में बॉन्डिंग होगा, ये अलग अलग नहीं हो जाएगा, है ना। इसीलिए कह रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है जो उन्हें साथ रखता है, नहीं तो फिर अलग अलग हो जाएगा, है ना। जो उन्हें आकर्षण बल के कारण पदार्थ को एक दूसरे से साथ रखता है ना, बनाए रखता है। फिर ये चौथा भी देखिए कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, जिसको नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार पदार्थ क्या है, पदार्थ के गुण और विशेषताएं देखिए। कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है ना। सामान्यतः तो 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन इसमें चौथी और 5वीं अवस्था भी होती है। तो हम लोग सामान्यतः अभी 3 देख रहे हैं, चौथी भी देख लेंगे। पदार्थ की सामान्यतः कितनी अवस्थाएं हैं? 3, ठोस, द्रव एवं गैस, ठीक है ना। इसका इम्पोर्टेंट है कि तीनों का जो गुण है, विशेषताएं हैं, तो क्या डिफरेंस है, तो ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि ठोस, द्रव एवं गैस में एक चार्ट के फॉर्म में मैं दे रही हूँ, ताकि आपको एक ही चार्ट में जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का गुण याद हो जाएगा। यानी कहने के मतलब, ठोस का आकार जो क्या होता है वह निश्चित होता है, जबकि द्रव और गैस में आकार अनिश्चित होता है। देख सकते हैं, ठोस में निश्चित, द्रव में अनिश्चित, गैस में अनिश्चित। आयतन इसका ठोस का क्या है, निश्चित, और द्रव में भी निश्चित, लेकिन गैस में जो है अनिश्चित होता है। संपीड़ितता में क्या होता है, संपीड़ितता मतलब होता है कि पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है ना, तो उस पदार्थ के गुण को ही संपीड़ितता कहते हैं। तो ठोस में देखिए, मतलब ठोस का कण जो है पास पास होता है ना, तो इनके बीच रिक्त स्थान क्या है, नगण्य है। उससे कम किसमें है, द्रव में है। उससे बहुत अधिक दूर किसमें है, तो गैस में है। तो इस प्रकार से इसमें पूछे जाएगा कि ठोस में संपीड़ितता सबसे अधिक किसमें है, तो गैस में है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। यानी कि सबसे कम संपीड़ितता नगण्य ठोस में है, उससे कम द्रव में, उससे अधिक गैस में। कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें है, ठोस में आकर्षण बल, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करके, आकर्षण उन्हें साथ रखने का, तो यह सबसे अधिक किसमें है, ठोस में है। चूंकि उसके कण जो है वो पास पास है, अधिक पास है, तो उनके आकर्षण बल जो है अधिक होगा, है ना। तो सबसे अधिक ठोस में, मध्यम द्रव में, उस सबसे कम जो है वो गैस में आकर्षण बल है। तो ये सभी एक निश्चित क्रम में पूछा जाएगा कि सबसे अधिक संपीड़ितता किसमें है, सबसे कम किसमें है, आयतन किसमें है, आकार किसमें है। उसके अलावा दृढ़ता या फिर तरलता, सबसे दृढ़ कौन होते हैं, ठोस, फिर तरल, फिर गैसीय अवस्था। कणों की स्थिति, यानी कि कण जो है पास पास किसका है, ठोस का, फिर थोड़ा रिक्त किसका है, द्रव का, फिर दोनों में ज़्यादा रिक्त, दोनों से, यानी कि
ठोस और द्रव से बहुत अधिक रिक्त किसका है, तो गैस का स्थिति। विसरण देखिए कि एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होते हैं, जबकि द्रव में ठोस अथवा गैसों का विसरण होता है और गैस अन्य गैस से तीव्रता से विसरित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों पदार्थ की जो तीन अवस्था है सामान्यतः, उसका हम लोग गुण और दोनों का जो है विशेषताएं को तुलना करके याद कर सकते हैं, ताकि इससे जो क्वेश्चन बनेगा उसमें क्वेश्चन छूटने की जो है संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, अब पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहेंगे, प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा अवस्था यह पदार्थ की चौथी अवस्था है और यह अवस्था जो है अत्यधिक आयनीकृत, अत्यधिक ऊर्जावान और अति उत्तेजित गैसीय अवस्था के रूप में पाई जाती है। जैसे इसका यूज होता है प्रतिदीप ट्यूब में, है ना, यानी कि फ्लोरेंस ट्यूब में, और या इसमें जो है नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। और प्रतिदीप ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है, तो हीलियम गैस भरी होती है, यह इम्पोर्टेंट है। और प्लाज्मा अवस्था कहाँ यूज हो रहा है, प्रतिदीप ट्यूब में, और यह कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अत्यधिक आयनीकृत, अत्यधिक ऊर्जावान, अत्यधिक उस अवस्था में, गैसीय अवस्था में, है ना, जैसे कि सूर्य में भी हम लोग कह सकते हैं उसमें अत्यधिक आयनीकृत, अत्यधिक ऊर्जा, अत्यधिक गैसीय, इस प्रकार से। तो प्लाज्मा ये चौथी अवस्था हो जाएगी, कहाँ पाए जाते हैं और इसका यूज क्या है, इसमें कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम गैस, तो यह इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना, जिसको शॉर्ट में BEC कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है जो 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने, ये याद रखना है कि सत्येंद्रनाथ बोस ने अति निम्न घनत्व वाली गैस को अति शीतलित, है ना, सुपर कॉइल्ड करके प्राप्त किया जाता है और इस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, इसकी पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लिए। इस प्रकार से जो है जो भी हमारा टॉपिक है ना, यानी कि अध्याय 3, उसमें आसपास की वस्तुएं जितना भी हो सके मैंने इसका कवर करने की कोशिश की है। अगले टॉपिक लेंगे हम लोग जीव जगत, यानी कि अध्याय 3 में है ये जो टॉपिक है, इसमें टॉपिक नहीं है, बिल्कुल अलग से अध्याय आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको थोड़ा सा पेपर 1 की तुलना में डीप पढ़ना होगा, तो ही आपका जो है वो पेपर क्लियर हो पाएगा। तो यानी कि अगले अध्याय जीव जगत को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग यदि इसी टाइप से पढ़ना चाह रहे हैं और डिटेल, तो कमेंट में बताइए, है ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिए, और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी टाइप की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।